हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो हमारा केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, अगर हमें यही नहीं पता होगा केमिस्ट्री क्या और केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है? अगर हम साधारण शब्दों में कहें कि केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंतर्गत हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसका कंपोजिशन कैसे मिलकर वो बना हुआ है, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। द ब्रांच ऑफ अ साइंस, द branch of science which deals with the study of matter, ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, यानी किन किन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में बेटा दोनों ही आ जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब कहेंगे कि मैटर क्या है। ठीक है, अब डाउट आया माइंड में कि मैटर क्या है। ठीक, तो मैटर के बारे में हम बाद में कंसल्ट करेंगे, इससे पहले केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में देख लेते हैं कि केमिस्ट्री को मेन ब्रांचेस में कितने में बांटा जा सकता है, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं वो। ठीक है, तो केमिस्ट्री को बेटा मेनली 4 ब्रांचेस में बांटा जा सकता है ना। पहली जो ब्रांच है हमारी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड ब्रांच जो आती है बेटा वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री, एंड लास्ट वन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको सिर्फ इनके पार्ट्स के, इनके मेन ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए। केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, आगे आपको इतना ब्रॉड में नहीं पढ़ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, इस 9th क्लास के स्टैंडर्ड पे आपको इनसे कोई रिलेटेड नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है? एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो मैटर के बारे में, जिसके अंतर्गत हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से चेंजेस ये दर्शाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, मैटर, कि मैटर क्या है। ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए मैटर क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज मैटर? देखिए, सबसे पहले मैटर से स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हर वह चीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास,
कुछ जैविक हैं, कुछ अजैविक हैं, यानी कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कुछ लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स, ट्रीज, एयर, वाटर, ठीक है, मिल्क, ब्रिक्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक, टेलीविजन, ये सब चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं, इनका शेप, साइज, कलर और स्मेल हर एक अलग अलग है। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सभी चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सारी की सारी मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स which can be seen, which can be touched is called matter, which occupies some space, जो कोई जगह घेरता हो, जिसका कोई मास हो, वो क्या है? हमारा मैटर है। ठीक है, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। एनीथिंग that has a mass, that has mass and occupies space, is called मैटर। ठीक है, डेफिनेशन अपने आप ही आ गई। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एवरीथिंग दैट कैन बी सीन इन द यूनिवर्स, फिजिकली हम जिसको देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है? मैटर है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? एनीथिंग दैट हैज मास, यानी कि हर वह वस्तु जिसका कोई ना कोई मास हो, वजन हो, और जो कोई जगह घेरती है। जैसे ये मार्कर ले लिया मैंने, ठीक है, इसका कोई ना कोई वजन होगा, ठीक, और यहां पर मैंने इसके ऊपर रख दिया मैटर के ऊपर। ठीक, अब देखिए इतनी जगह इसने ऑक्यूपाई कर रखी है, तो ये क्या है? मैटर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हर वह वस्तु जो यूनिवर्स में है वो किसकी बनी हुई है? मैटर की। जैसे जो हवा हम ब्रीथ करते हैं इसकी सहायता से, जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, पानी, घर जिसमें रहते हैं, कपड़े जो पहनते हैं, ये सब के सब क्या है? सारा का सारा मैटर से मिलकर बना हुआ है। व्हाट इट बेटा? तो अगर हम बात करें, जैसे हमारे एक्सप्रेशंस हो गए, एक्सप्रेशंस भाव हो गए, जो हमारी चिंताएं हो गई, ठीक, तो रियलिटी में अगर हम बात करें, जो हमारे मनोभाव हो गए, वो उनका कोई मास नहीं होता है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो हमारे मैटर नहीं है। तो सिंपल से साधारण शब्दों में कहना चाहूंगा कि जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो मैटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, लेकिन कुछ इनमें से जो मैटर के अंतर्गत कंक्लूड नहीं किए जा सकते, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो, टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी ये मैटर के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किए जा सकते, तो हम कह सकते हैं ये मैटर नहीं है। ठीक है, एनर्जी कोई भी हो, हीट हो, लाइट हो, मैकेनिकल हो, ठीक। सेंसेशन, ये भी मैटर के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होगा। इमोशंस जो हमारे हैं, ठीक, इमोशंस जैसे कि लव, ठीक है, हैट्रेड, फ्रेंडशिप, ये सारे के सारे हमारे मैटर के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है बेटा, समय, टाइम, ये भी हमारा मैटर के अंतर्गत है। तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। ठीक है, क्यों? इनका कोई मास नहीं है, नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। बात समझ में आ गई इतनी? व्हाट इट? तो मैटर की डेफिनेशन से मैंने आपको बता दिया कि मैटर क्या है? वह चीज
जिसका कोई मास हो या जो कोई स्पेस या जगह घेरती हो, वो क्या कहलाएगी? मैटर। इन चीजों का कोई मास नहीं है, ना ही कोई जगह घेरती है, तो इनको हम मैटर में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैटर की जो फिजिकल नेचर है वो क्या है। ठीक है, फिजिकल नेचर, फिर हम बात करेंगे पार्टिकुलेट नेचर पर। ठीक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? देखो, अगर हम फिजिकली अगर बात करें तो मैटर जो है वो 3 प्रकार का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिजिकल नेचर कहता है कि मैटर जो है वो कैसे बना हुआ है, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे एक ग्रीक फिलोसोफर थे अरिस्टोटल, तो उन्होंने बताया कि मैटर जो है वो 4 बेसिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फिजिकल नेचर में थोड़ा सा देख लो। फिजिकल नेचर में अरिस्टोटल का कहना यह था, एक ग्रीक फिलोसोफर थे ये अरिस्टोटल, इनका कहना यह था कि मैटर जो है वो 4 मुख्य चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक सब्सटेंसेस। टेढ़ा हो गया थोड़ा। मेड अप ऑफ 4 बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये अरिस्टोटल का कहना था कि जो पदार्थ है हमारे वो 4 बेसिक सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सी वो उन्होंने बताई? देखो, सबसे पहला उन्होंने बताया अर्थ, ठीक, मिट्टी। फिर बताया उन्होंने वाटर, एयर एंड फायर। ये अरिस्टोटल का कहना था। अरिस्टोटल का कहना क्या था कि जो मैटर है हमारा वो 4 बेसिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। ठीक है, इनके जो फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, वो भी यही मानते थे कि जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो लकड़ी हो, ठीक है, पत्थर हो, ब्रिक हो, उनका भी मानना यही था कि ये सारे के सारे मैटर जो हम देख रहे हैं ये किन से मिलकर बने हुए हैं? इन 4 चीजों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इनके बाद एक और फिलोसोफर आए, डेमोक्रेटस। इन्होंने बताया बेटा कि मैटर जो है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटस का कहना यह था कि प्रत्येक मैटर को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जब तक कि वो उस अवस्था में ना पहुंच जाए जब जिससे वो फर्दर डिवाइड हो सके। तो डेमोक्रेटस का कहना था कि मैटर कैन बी divided into small pieces until, जब तक कि वो indivisible ना हो जाए, until it is indivisible। फिर आगे उसको हम टुकड़ों में विभाजित ना कर सकें, indivisible। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि प्रत्येक मैटर जो है वो 4 मुख्य सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। पहला उन्होंने बताया अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। उसके बाद डेमोक्रेटस जी आए, उन्होंने बताया कि मैटर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तब तक विभाजित कर सकते हैं जब तक कि वो
विभाजन करने योग्य ना रहे, यानी कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके बाद मैटर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद कुछ भारतीय फिलोसोफर्स आए, उनका मानना यह था कि जो मैटर हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, इंडियन फिलोसोफर, कुछ भारतीय फिलोसोफर्स थे, उनका मानना यह था कि मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक, जिन्होंने इनको नाम दिया पंच तत्व। क्या नाम दिया? पंच तत्व। अब जो भारतीय फिलोसोफर्स थे, इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बताया कि मैटर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और उनको नाम दे दिया इन्होंने पंच तत्व। अब वो 5 तत्व कौन कौन से, 5 एलिमेंट्स कौन कौन से इन्होंने माने देखो। पहला माना इस आकाश, यानी स्काई। ठीक। दूसरा इन्होंने माना वायु, एयर। ठीक। फिर अर्थ माना चिट्टी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने माना बेटा वाटर, यानी जल। बात समझ में आ रही है? 5th वन इन्होंने माना फायर, यानी पाक। ठीक। तो 5 एलिमेंट्स जो इनके द्वारा माने गए वो कौन कौन से थे, इंग्लिश में देख लो। पहला इन्होंने माना स्काई, फिर एयर। ठीक है। एयर के बाद में अर्थ, वाटर एंड फायर। ठीक है। भारतीय दर्शन शास्त्रियों का मानना यह था कि प्रत्येक मैटर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है और उन्होंने इसको नाम दिया पंच तत्व। वो 5 तत्व उन्होंने कौन कौन से मांगे? आकाश, वायु, स्टील, जल और पाक। ठीक। यानी स्काई, एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर। ठीक है बेटा। इसके बाद महर्षि कन्नड़ जी ने बताया, वो भी एक भारतीय दर्शन शास्त्री थे। उनका मानना यह था, उनके अनुसार ये बताया उन्होंने कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ था। ठीक है। और उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम क्या दिया? परमाणु का दिया। ठीक है। किसका नाम दिया? परमाणु। महर्षि कन्नड़ का कहना था कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ है? छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स का बना हुआ है। महर्षि कन्नड़ ने कहा कि मैटर जो है वो माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ठीक है। और इन माइन्यूट पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये कुछ अवधारणाएं थी एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में। अलग अलग दर्शन शास्त्रियों ने, अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी अवधारणा रखी मैटर के बारे में। Got it? अभी हम मॉडर्न अवधारणा के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि फिजिकल नेचर के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं इसके पार्टिकुलेट नेचर के बारे में। ठीक है। पार्टिकुलेट नेचर। देखिए, पार्टिकुलेट नेचर को बाद में व्यक्त करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि आप क्या करें, एक जगह कुछ वाटर ले लीजिए और एक जगह पे कुछ सॉल्ट ले लीजिए। ठीक है। बात समझ में आ गई? अब क्या करिए, इनको डिवाइड करना चालू करिए। डिवाइड करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आधे आधे में डिवाइड करते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि वाटर को और सॉल्ट को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप उसको डिवाइड करें, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक। और इसका NaCl। ठीक है। या NaCl ना लेके कोई एक एलिमेंट ले लें, कॉपर। ठीक। आप इनको फर्दर डिवाइड करते जाइए।
एक समय ऐसा आएगा कि आप इनको फिजिकली डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसके बाद में ये किस में टूटेगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और कॉपर किस में बेटा डिवाइड होगा, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जब हम फिजिकली इनको डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे डिवाइड होंगे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, तो मैटर का पार्टिकुलेट नेचर क्या कहता है, मैटर का पार्टिकुलेट नेचर ये कहता है कि प्रत्येक मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। पार्टिकुलेट नेचर कहता है कि ईच मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स वो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, देखो, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, और आयंस। ठीक है, और जिनका साइज और मास जो होता है वो अलग अलग होता है, विद डिफरेंट साइज एंड मास। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस पार्टिकुलेट नेचर को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं, अभी आपको समझाते हैं। क्या किया बेटा, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, 100 ml का, ये क्या ले लिया, एक बीकर, ठीक, और इसमें क्या किया हमने, स्पून से शुगर डाल दी। ठीक है, ये क्या डाल दिया, शुगर। गॉट इट, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, 60 ml वाटर लिया इसमें और उसमें कुछ शुगर मिला दिया, ठीक, और वाटर लेवल हमने मार्क कर दिया कि हाँ इतना जो हमारा वो वाटर है, और इनको चलाना शुरू किया। ठीक है, चलाते गए चलाते गए चलाते गए, एक समय ऐसा आएगा कि ये शुगर के छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स थे, छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स थे वो डिसअपियर हो जाएंगे, यानी कि पानी में पूरी तरह से घुल जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसको आप टेस्ट, आप साधारण पानी, सादा पानी पिए तो नॉर्मल टेस्ट का होगा। अब इस वाटर को आप अगर टेस्ट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, और जबकि वाटर लेवल जो हमने मार्क किया था वो वही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ कि जो वाटर है, शुगर है, वो पूरी तरह से इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसॉल्व होती गई, और एक समय ऐसा आया कि वो तो पूरी तरह से वाटर में विलुप्त हो गई, पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा, दोनों ही शुगर और वाटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। यहां से वो चीज साबित हो गई। कैसे साबित हुई कि हमने जो पीसेस डाले थे शुगर के, ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमने स्टायर किया उनका साइज धीरे धीरे कम होता गया, और एक समय ऐसा आया कि वो बिल्कुल ही अदृश्य हो गए उस सॉल्यूशन में। इसका मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि यह कंक्लूजन निकल रहा है इससे कि जो वाटर में हमने मैटर डाला, मैटर, ये शुगर क्या है, एक मैटर है, उसमें कुछ वजन भी होता है और जगह भी गिरता है। तो जो मैटर हमने वाटर में डाला था और उसको स्टायरिंग करने के बाद में वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो पार्टिकुलेट नेचर का कहना यह है कि प्रत्येक मैटर जो है वो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और वे पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं, जिनका साइज और मास जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आप एक आयरन का पार्टिकल ले लीजिए और एक पार्टिकल शुगर का ले लीजिए, तो दोनों में के मास में डिफरेंस होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था एंशियंट अवधारणाओं के
आधार पर, यानी कि प्राचीन काल में जो मैटर को लेकर अवधारणाएं थी उसके बारे में। ठीक है, आगे की क्लास में हम थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस चैप्टर को आप रीड कर लीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा।